ये विकास अच्छा नहीं लग रहा है। वे लोग देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। इस दंगे की आड़ में विकास रुकेगा, इस दंगे की आड़ में उनकी रोटियां सेकने के लिए उनको अवसर मिलेगा। इसलिए वे नित नए षड्यंत्र करते रहते हैं और इन सभी षड्यंत्रों के प्रति पूरी तरह आगाह होते हुए हमें विकास की इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाना है। कश्मीर जला दिया जाता है तो कामयाबी, बंगाल रोजाना जला दिया जाता है तो कामयाबी, दिल्ली जला दी जाती है तो कामयाबी, बंगलोर जला दिया जाता है तो कामयाबी। वहीं अगर उत्तर प्रदेश को जलाने में नाकामयाबी हासिल होती है तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात होती है। इसका मतलब किस्मत ही साथ नहीं दे रही है। हाथरस प्रोपेगेंडा का सच क्या है वो हम आप लोगों के सामने शेयर करेंगे दोस्तों। दिल्ली और बंगाल की तरह हाथरस शहर को जलाने का प्लान सुनियोजित हो चुका था और ये भनक पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार को लग चुकी थी और वो सब सामने आ भी गया है। वैसे तो आप लोगों को मालूम हो ही गया होगा कि वहाँ पर जैसे कि हाथरस का जो प्रोपेगेंडा रचा जा रहा था कि बलात्कार, गैंगरेप, 4 लोगों ने किया, ये किया, वो किया। वहाँ पर कोई बलात्कार, कोई दुराचार नहीं होता। वहाँ पर एक बंदे को दोषी माना जा रहा है। खैर वो दोषी हो भी सकता है, ना भी हो सकता है। ये बहुत ही कन्फ्यूजन कर देने वाली बात है जो कि आगे जाँच में सामने आ जाएगा। बाकी 3 लोगों को वहाँ पर फंसाया जा रहा है जो कि निर्दोष है और हम भी यही चाहते हैं कि दोषी बचना नहीं चाहिए और निर्दोषी फंसना नहीं चाहिए। लेकिन ये सब प्रोपेगेंडा ऐसे तैयार किया गया था, सुनियोजित था, जो कि लुटियन मीडिया और विपक्ष यानी कि गद्दारों के द्वारा ये सारा प्लान की साजिश की गई थी और ये सब बहुत पहले किया जा चुका था। जब उस बच्ची की डेथ भी नहीं हुई थी उससे पहले ये सारे प्लान कर लिए गए थे। उस लड़की का उस लड़के से प्रेम प्रसंग का मामला था जो कि कॉल डिटेल सामने आ चुकी है। कई घंटों तक उनकी बात होती थी और अभी कॉल रिकॉर्डिंग भी सामने आएगी। लड़के ने लड़की का नंबर भी अपने मोबाइल में सैनिटाइजर के नाम से सेव कर रखा था। ये उस बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट है जिसमें दुराचार, बलात्कार जैसी कोई घटना को अंजाम नहीं दिया गया है। बाकी सब प्रोपेगेंडा रचा गया था। इन्होंने एक बेहतर गोल्डन चांस देखा था कि इस बच्ची के बहाने से हम इस शहर को जला देंगे और सरकार से हम यहाँ पे सवाल जवाब करेंगे और राजनीति की रोटियाँ सेकेंगे। लेकिन इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया बाबा ने। रिपब्लिक भारत के स्टिंग ऑपरेशन से पता चला है कि वहाँ पे उस बच्ची के घर पे भीम आर्मी के कुछ लोग जो कि फर्जी रिश्तेदार बनकर उसके घर पे जमा हुए हैं और उस पर लगातार दबाव बना रहे हैं और बाकी विपक्ष बना रहा था। ये तो आप लोगों के सामने था ही। लेकिन और जो मीडिया थी उनसे जैसे तक वाले हुए या कोई भी हो उनसे वो लोग बात कर रहे हैं। बाकी रिपब्लिक हुए या अच्छे चैनल्स होते हैं जो देश हित में लड़ते हैं जैसे कि जी न्यूज़ हुए, रिपब्लिक भारत हुए, इन लोगों से ये बात नहीं कर रहे हैं, इन लोगों से दूरियाँ बना रहे हैं। खैर कोई नहीं, लेकिन पर्दाफाश तो हो ही चुका है। बाकी बाबा ने सीबीआई के आदेश दे दिए थे और बाकी लाइट डिटेक्टर, पॉलीग्राफ, नार्को टेस्ट होंगे यानी कि झूठ पकड़ने वाले टेस्ट होंगे। तो अपराधी थे उनके घर वाले और अपराधी कराने के लिए तैयार है, लेकिन बच्ची के जो घर वाले थे वो सब कराने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि वो बहकावे में आए हुए हैं। चलो कोई बात नहीं, सब कुछ सामने आएगा, बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आएगा। वैसे हम लोगों को सब कुछ मालूम हो चुका है लेकिन हम खुद शेयर नहीं करना चाहते क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई बड़ी मीडिया ये चीज़ शेयर करे तो आप लोगों को विश्वास होगा। पीएफआई जो कि एक वही संगठन है जिसमें दिल्ली और बंगलोर को जलाया गया था यानी कि जो फंडिंग करता है, इसके लिए भी सुनियोजित तरीके से 100 करोड़ रुपए की फंडिंग कर चुका था। लेकिन क्या करें, उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया गया है। जो लोग अपने आप को भीम मीम का नारा देते हैं, इन लोगों के बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। ये देखते हैं कि अपराध करने वाला कौन था, किस मजहब का था, किस संप्रदाय का था, तब ये इनका मुंह खुलता है। जैसे कि बलरामपुर में हुआ था तो विशेष समुदाय के थे, वहाँ इनका थोबड़ा नहीं खुलता है और खुलता यहाँ पे है। और जबकि यहाँ पे कोई दुराचार, बलात्कार जैसी घटना को अंजाम नहीं दिया गया था। तो इसलिए देश तोड़ने वाले गद्दारों से सावधान रहना दोस्तों। हम तो विशेषकर डंके की चोट पर बोलते हैं कि कौन गद्दार है और कौन सही है। जैसे ही पीएफआई के गद्दार दिल्ली से हाथरस के लिए रवाना हुए थे, उत्तर प्रदेश को इस बारे में भनक लग गई थी और मथुरा में वाहन चेकिंग के दौरान उनको धर दबोच लिया गया था। स्विफ्ट डिजायर उनके पास गाड़ी थी और चारों लोग विशेष समुदाय के थे, यानी कि आप समझ सकते हैं कि वही दिल्ली और बंगलोर जलाने वाले।
उनके पास में जिहादी साहित्य, लैपटॉप, मोबाइल उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, माइक ऐसी चीज़ें मिली है और जिनको सख्ताई से पूछताछ के दौरान पता लगाया गया कि वो पीएफआई के सदस्य थे। वो हाथरस में दंगा भड़काने के लिए आए गए थे, वहाँ पर मीडिया बनकर लोगों को भड़काना चाहते थे और जाति हुए संप्रदाय के नाम पर दंगा कराना चाहते थे, क्योंकि पीएफआई के द्वारा 100 करोड़ रुपए की फंडिंग हो चुकी थी। और उसमें ये भी बताया गया था कि कैसे अटैक करना है, कैसे बताया गया है, कैसे गिरफ्तार होने से बचना है, कैसे घटना को अंजाम देना है, सारी चीज़ें सुनियोजित तरीके से की गई थी। लेकिन इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया गया है, क्योंकि अब इनको बर्फ़ की सिल्लियों पर लिटाया गया तो इन्होंने सब कुछ बता दिया गया है और वहाँ पर सब लोगों की फटके हाथ में आ गई अब। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन बहुत अलर्ट है। आप लोग भी इनका सपोर्ट कीजिए और बहुत सही काम कर रहे हैं। अगर आप लोग भी अपने घरों में चैन से सोना चाहते हैं, अपने घर जलने से बचाना चाहते हैं, तो उत्तर प्रदेश के सपोर्ट में आइए और गद्दारों और देशद्रोहियों को कोई बहकावे में नहीं आना है। ये लोग तुम्हारा ही फायदा उठाकर तुम्हारे घर को जलवा देंगे, ऐसे गद्दार होते हैं ये देखिए आम आदमी पार्टी का नेता संजय सिंह, सारी दुनिया जानती है कि ये किस तरीका का आदमी है ये। इस पर दीपक शर्मा जी ने स्याही फेंकी थी तो वो सही फेंकी थी। दीपक शर्मा जी बहुत पहले ये बोल रहे थे इस पर स्याही फेंक कर कि पीएफआई के गद्दारों, पीएफआई के गद्दारों यहाँ से भाग जाओ, पीएफआई के गद्दारों यहाँ से दूर चले जाओ, भाग जाओ। तो वो सही बोल रहे थे दीपक शर्मा जी, क्योंकि ये पीएफआई के गद्दार हैं। क्योंकि दिल्ली जलाई गई थी तो वो सारे आम आदमी पार्टी के नेता थे, चाहे वो ताहिर हुसैन हो, चाहे उमर खालिद हो, चाहे कोई भी हो। जो संजय सिंह यहाँ पे राजनीति सीखने आया था, अपनी रोटियां सेकने आया था, और आम आदमी पार्टी के ये वो गद्दार है जो कि निर्भया केस में जो एक जिहादी बचा था जिसको नाबालिग घोषित कर दिया गया था, उसे सम्मान के साथ में घर छोड़ा गया था, उसको एक सिलाई की मशीन दी जाती है, उसको पैसे दिए जाते हैं, क्योंकि ये बलात्कारियों को, गद्दारों को, देशद्रोहियों को इनको ये पालते हैं, ये ऐसे गद्दार होते हैं। और उसी जिहादी ने कबूल किया था कि सबसे ज़्यादा कुकर्म उसी ने किए थे, उस बच्ची के रोड वगैरह इसी ने चलाई थी। लेकिन क्या मज़े से ज़िंदगी जी रहा है, क्योंकि गद्दारों का सपोर्ट मिल गया इसे। इसलिए दीपक शर्मा भाई ने बहुत अच्छा काम किया है, इस पर स्याही फेंक कर इसकी अक्ल ठिकाने आ गई है। वैसे दीपक शर्मा भाई को गिरफ्तार कर लिया गया था, फिर पैरोल पर छोड़ दिया गया है बाद में। और पीएफआई के इन गुंडों को बर्फ़ की सिल्लियों पर लिटाने पर सब कुछ सामने आ रहा है और सब कुछ सामने आ जाएगा। और बहुत जल्दी इनका लाइट डिटेक्टर चेक होगा और बहुत जल्दी इन लड़की के घर वालों के लाइट डिटेक्टर और नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट होंगे, जिसमें झूठ पकड़ने का सब कुछ सामने आएगा और सीबीआई जांच में सामने आएगा। खैर आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि बेकार की खबरों पर ध्यान नहीं दें, क्योंकि ये जैसे तकवाले हुए, ये सब बिके हुए होते हैं, इनको पैसे मिलते हैं सिर्फ बोलने के लिए। जैसे कि महानायक की बात करें, यानी कि महानायक अमिताभ बच्चन, चाहे सिगरेट शुरा हुई, इनको पैसे मिलते हैं, चाहे दीपिका पादुकोण हुई, सीए के साथ खड़े होने पर शाहीन बाग में, इनको पैसा मिलता है देश तोड़ने के लिए। बस ये पैसों के लिए किसी भी प्रकार का देश तोड़वा लो या कैसी भी दरिंदगी इनसे करवा लो, इनके झांसे में नहीं आना है किसी प्रकार के। जैसे कि महानायक ने अभी बोला है कि उमर खालिद को, जो कि युवा नेता था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। कभी चंद्रशेखर, भगत सिंह इनका नाम लिया कर, राजगुरु का इनका नाम लिया, लेकिन नहीं लेगा, क्योंकि असली देशभक्त वो थे। लेकिन गद्दारों के नाम इस पर क्यों आते हैं? क्योंकि इनको पैसा मिलते हैं। उमर खालिद की बात करें, उमर खालिद का दोस्त क्या था? सिर्फ इतना दोस्त था, दिल्ली में जो दंगे हुए थे उसका वो मास्टरमाइंड था, लेकिन वहाँ पे सिर्फ 53 लोगों की जान गई थी, ये सिर्फ उसका दोस्त था, इसलिए उसको युवा नेता कहा जा रहा है। वारे महानायक, कभी वो बोलती है कि जिस थाली में खाया उस थाली में छेद करने की बात करती है, उसी की बेटी ड्रग पैडलिंग में पकड़ी गई है। क्या करें, इनका क्या विश्वास करें? लेकिन इनके बहकावे में मत आना, इनके कोई भी घटियागिरी के या झूठे झांसे के बहकावे में नहीं आना है, क्योंकि ये देश तोड़ने वाले गद्दार होते हैं। और इनकी फिल्में मत देखना बिल्कुल भी, क्योंकि ये अभी आप लोगों का दिल जीतने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें परोसेंगे आप लोगों के लिए, और उसके बाद फिर से वही गंदगी परोसने लग जाएंगे। खैर सब कुछ सुनियोजित था, प्री प्लान था, सब कुछ सामने आ जाएगा आप लोगों के लिए। मोस्ट ऑफ तो सारा आ ही चुका है, और इसके जो मास्टरमाइंड थे, जो भी इसके गद्दार थे, वो सब सामने आएंगे। और आप लोगों को पता भी होना चाहिए इसके गद्दार कौन हो सकते हैं। इस घटना को जो अंजाम दिया था, जो एक खबर फैलाई थी झूठी, ये सारे जो कि तक वाले और एबीपी वाले थे, इनको पैसा मिला था। एक बात बताओ, वो अभी फोटो ले लेना होगा। अरे इधर आओ ना, इधर क्या इधर, अरे आओ यार, माइक ले जाओ, ये वाला दूसरा।
हाँ हाँ, तो ये तो बोल रहा है सर्वर से। हाँ, वो तो वाइस चांसलर ये मेरा है। राहुल कंवल अरे घर से मैच कर रही थी, इस चक्कर में इसलिए मैंने फिर एचआर वाला लगाया। आपका माइक रखा वहाँ पे। राहुल कंवल वाले इंटरव्यू में कि दैट द CIS इज अ नर्व सेंटर, एग्जैक्टली वही वो बोला था, याद है? दैट इज अ नर्व सेंटर, सारा डेटा और इन्फॉर्मेशन रिलेटेड काम यही आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि सुशांत सिंह केस में भी पूरा लिबरल कबाल और बॉलीवुड भांड जी न्यूज़ के पास पहुंच गया था, पैसे लेकर 200 करोड़ रुपए तक की बात हुई थी कि आपको रिया का इंटरव्यू लेना है और जैसा हम कहेंगे हमारे टर्म्स कंडीशन के अनुसार लेना है। तो सुधीर चौधरी जी ने साफ मना कर दिया था और खुद मीडिया में बोला था कि मेरे पास भी आए थे ये ऐसा बोलने के लिए, बोला कि टर्म्स कंडीशन ये होगा, लेकिन मैंने इनको साफ मना कर दिया था। फिर इनका आखिर में तक वालों ने किया था, क्योंकि तक वाले हुए, ABP वाले हुए, ये गद्दारी ऐसा कर सकते हैं। बस आप लोगों को भी सही गलत में पहचान करना है, हमेशा गद्दारों से सावधान रहना है। दोस्तों, आज की इस वीडियो का ब्रह्म ज्ञान ये है तो देखा आपने, ये है उत्तर प्रदेश सरकार के असूल। अगर आप लोग भी अपने घरों में चैन से सोना चाहते हैं या अपने घरों को जलने से रोकना चाहते हैं तो गद्दारों को छोड़कर उत्तर प्रदेश सरकार का समर्थन कीजिए। शुक्रिया दोस्तों।